हेलो एंड वेलकम टू स्टैटिक मित्रा। दोस्तों, ये आपके MSD 13 का फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो है। ये एक मैराथन वीडियो होने वाला है जिसमें आपको सारे के सारे एक्सपेक्टेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे, उनके आंसर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप 1-2 मिनट सुन लीजिए ताकि आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी, ताकि आपको कोई कंटेंट मिलने में कोई समस्या नहीं होगी। देखो, रिसेंटली क्या है कि नीट के एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए थे। इसके कारण क्या हुआ कि अभी रिसेंट वापस ही नीट का एग्ज़ाम दोबारा से होना है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 1 वीक के लिए बेसिकली टेलीग्राम जो है बंद है। ठीक है, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह PDF वगैरह वहाँ पे आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते फिलहाल में। तो मैं आपको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट के अंदर मैं आपको व्हाट्सअप का चैनल का लिंक दे दूंगा। मेरे नंबर भी वहाँ पे मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सअप के, ताकि वहाँ से आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके कॉन्टेंट वाइज कोई इशू होगा तो वहाँ पर आपका रिजोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, नाउ वीडियो पे लौटते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि कुछ मेरे जिस तरह मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ और जो चीज़ आपको देता हूँ उसमें कुछ उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन होती है जो आपको देख लेनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि वीडियोस इस तरह डिजाइंड है कि आपके सारा का सारा 30 मिनट में कैसे कवर हो सकता है वो चीज़ मैं आपको एक ही बार में बताता हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ को पहले देख लीजिए। ठीक है, नाउ वीडियो को पॉज करके आप ये दो इंस्ट्रक्शन है जो मैंने आप यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके लिए, उनको आप एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको एक तसल्ली हो जाएगी कि हाँ किस तरह चीज़ें इस चैनल पे इस मेरे कंटेंट से आपको अपने आप के लिए प्रिपेयर करनी है। ठीक है, बाकी दोनों चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद अपन जो है एक क्वेश्चन वाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद क्या है कि जिस तरह ये जो आपके ओरिजिनल पेपर की कटिंग मैंने लगाई हुई है, जो आपके 3-4-5 टर्म से जो पुराने पेपर हुए हैं उनमें बार बार कुछ देखो, इग्नू का जो है सिलेबस बहुत बड़ा है, किताबें बहुत बहुत बड़ी होती है, इनका पढ़ना इतना मतलब पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। तो जब आप 5 साल की पुराने PYQs देखते हो तो आपको कई सारे थीम्स रिपीट मिलती है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सो जहाँ पे रेड बॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। मैंने आपको इन्हीं को करवाने का प्रयास किया है। आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन करने होते हैं पूरे पेपर में। मैं आपको ऑलमोस्ट 10 से 15 या 20 के आसपास क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, सो इनमें से आपके ऑलमोस्ट घूम घाम के जितने सारे क्वेश्चन जो 4-5 क्वेश्चन करने हैं वो सारे के सारे इन्हीं में से मिल जाते हैं। ठीक है, सो कंटेंट इस तरह रहेगा कि आपको जो रेड बॉक्सेस में आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्वेश्चन जो मैंने मार्क करे हुए हैं ये बार बार पूछेंगे क्वेश्चन है, तो इन्हीं का सोल्यूशन अपन यहाँ पे देखेंगे। बाकी कुछ न्यूमेरिक्स मैंने लगाए हुए हैं, इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फटाफट से रिवीजन के लिए भी काफ़ी इस्तेमाल हो। जैसे चरित्र चित्रण तो है वो किसी भी उपन्यास में किसी भी पात्र का हो सकता है, तो ये आपको ये मुख्य पॉइंट जो है आपको एक बेसिकली क्या कॉमन पॉइंट हो सकते हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सो ये देखो, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ ये रेड बॉक्सेस का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद एक एक प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। नाउ पहला प्रश्न आपका, कथा विकास में पात्रों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए चरित्र चित्रण की विभिन्न पद्धतियों का परिचय दीजिए। ठीक है, चरित्र जो कैरेक्टर चरित्र चित्रण होता है उसकी विभिन्न पद्धतियाँ होती है। ठीक है, तो उनका परिचय यहाँ पे आपको देना है। राइट, नाउ कथा विकास में पात्रों की भूमिका का चरित्र चित्रण, यहाँ पे सबसे पहले अगर न्यूमेरिक्स लास्ट में देख लेंगे अपन, पहले इसका आंसर पढ़ते हैं। तो कथा विकास में पात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? सो पहले तो ये चीज़ कि कथा विकास में पात्रों का महत्व क्या होता है, जस्ट गिव ए सेकेंड। ठीक है, क्या महत्व होता है पात्रों का? तो पात्र कथा के प्राण तत्व होते हैं। ठीक है, कोई भी कथा होती है या कहानी होती है या उपन्यास होता है, कथा कहानी या उपन्यास, कथा या कहानी एक ही बात होगी, या उपन्यास हो गया या नाटक भी हो गया। ठीक है, इनमें पात्र ही जो है उसके प्राण तत्व होते हैं। कथा की घटनाएं पात्रों के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। ठीक है, बिना सशक्त पात्रों के कथा जो होता है क्या हो जाती है, निष्प्राण हो जाती है, उसको कथा डेड हो जाती है, मर जाती है। ठीक है, जिस कथा में या कहानी में या उपन्यास में कोई पात्र ही नहीं है, कोई चरित्र ही नहीं है, तो वो तो निबंध हो गया एक तरह से। ठीक है, सो ये आपका हेडिंग हो गया। ठीक है, और ये आपके इसके एक्सप्लेनेशन के पॉइंट हो गए। ठीक है, तो बिना सशक्त पात्रों की कथा निष्प्राण हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि पात्र और कथानक का संबंध कैसा होता है। पात्र और कथानक का संबंध कैसा होता है? तो पात्र कथानक को क्या प्रदान करते हैं? गति प्रदान करते हैं कि कहानी किस तरह आगे बढ़ेगी। कहानी जो आगे बढ़ेगी वो पात्रों के माध्यम से ही बढ़ेगी, है ना। कहानी जो बढ़ेगी पात्रों के माध्यम से आगे बढ़ेगी। पात्रों के निर्णय, संघर्ष और क्रियाएं कथा को विकसित करती है। ठीक है, नाउ इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका मिलेगा मानवीय संवेदना का संप्रेषण। मानवीय संवेदना का संप्रेषण कैसे? कि मन की जो संवेदनाएं होती है उसका संप्रेषण भी पात्र ही करते हैं, कि मन में क्या चल रहा है, कौन सी उथल पुथल चल रही है ना, कौन से प्रश्न चल रहे हैं, ये सब पात्र जो है अपनी मतलब ये मानवीय संवेदना किन के माध्यम से व्यक्त होंगी? ऑब्वियसली बात पात्रों के माध्यम से होंगी। तो पात्रों के माध्यम से लेखक मानवीय भावनाएं प्रस्तुत करता है। सुख, दुख, प्रेम, संघर्ष, पीड़ा पात्रों को मूर्त रूप लेते हैं, है ना। पात्रों में मूर्त रूप लेते हैं। ये सारे के सारे जो भाव है वो पात्रों में नजर आते हैं। इसी के कारण जो है कथा जीवंत बन पड़ती है। ठीक है, कथा क्या बन पड़ती है? जीवंत बन पड़ती है। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका चरित्र चित्रण का अर्थ क्या है। ठीक है, चरित्र चित्रण का अर्थ क्या है। सो देखो यहाँ पे चरित्र चित्रण का अर्थ है पात्र के बाह्य और आंतरिक व्यक्तित्व का चित्रण, कि एक व्यक्ति, एक पात्र जो है, एक पात्र कोई ना कोई व्यक्ति होगा, इसके आंतरिक मन में क्या चल रहा है, इसके बाह्य मन में क्या होता है, इसका चरित्र चित्रण देखने को मिलेगा। इससे पात्र जीवंत और विश्वसनीय बन पड़ता है। किसी व्यक्ति के बारे में ये एहसास ही नहीं है कि वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, तो वो तो डेड है ना, वो तो बेसिकली मृत है बेसिकली, क्योंकि जो मुर्दा होता है वही तो नहीं समझ पाता, उसकी भावना ही नहीं होती उसके अंदर। बट जो एक जीवंत पात्र होता है, जो ट्रस्टेड होता है, जो विश्वसनीय होता है, उसके बाह्य और आंतरिक संघर्ष डेफिनेटली होंगे, तो ये चरित्र चित्रण में काफ़ी ठीक से झलकता है। ठीक है, नाउ प्रत्यक्ष चरित्र चित्रण भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्या होता है यहाँ पे, लेखक स्वयं पात्र के गुणदोष बताता है। गुणदोष कौन बता रहा है, लेखक बता रहा है। ठीक है, स्वयं बता रहा है। यह पद्धति सरल और स्पष्ट होती है। ठीक है, सो ये आपका एक मेथड हो गया। प्रत्यक्ष चरित्र चित्रण में मतलब क्या होगा, लेखक खुद बताएगा कि अच्छा ये पात्र की ये गुण है। जैसे कि प्रेमचंद आप उदाहरण पढ़ोगे तो उसमें आपको कई सारी जगह देखने को मिलेगी जहाँ पर प्रेमचंद को खुद आकर के उपन्यास में उन कैरेक्टर्स के गुण बताने पड़ते हैं। और कुछ जगह क्या होता है कि पात्र खुद अपने कृत्यों से, अपने क्रियाकलापों से ही अपने गुणों को उजागर कर देते हैं। अपने क्रियाकलापों से ही गुणों को क्या कर देते हैं, उजागर कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो जिसमें लेखक खुद बता रहा है आगे होकर के, तो इसमें लेखक को अपनी कहानी को इधर उधर मोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेखक डायरेक्टली कथा में आकर के खुद बता देगा कि अच्छा ये इस तरह का है, ये अच्छा पात्र है, ये बुरा पात्र है। ठीक है, तो ये पद्धति क्या होती है, सरल होती है। अप्रत्यक्ष चरित्र चित्रण में क्या होता है, अप्रत्यक्ष चरित्र चित्रण में होता है कि पात्र के संवाद से, उसके कार्य और व्यवहार से ही उसका चरित्र उभर के आता है। यह अधिक प्रभावशाली है और कलात्मक पद्धति है कि इस तरह पात्र से काम करवा के, पात्र से ही ऐसे क्रियाकलाप करवा के उसके खुद के गुणों के बारे में उजागर करवाना, है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है और कलात्मक पद्धति भी है ये। ठीक है, संवाद द्वारा भी कभी कभी चरित्र चित्रण होता है। जैसे कि दो पात्र बात कर रहे हैं, है ना, दो कैरेक्टर बात कर रहे हैं एक दूसरे से, जैसे कि ए और बी बात कर रहे हैं, ये कुछ गुण इसके बता रहा है, ये कुछ इसके बता रहा था, एक दूसरे के बारे में चीज़ें पता लग रही है। सो यहाँ पे क्या है कि पात्र की भाषा, शब्दावली और बोलने का ढंग उसके स्वभाव को दर्शाता है। अपन देखते हैं ना, कभी किसी व्यक्ति से मिलते हैं नए से, तो उसके बारे में कुछ नहीं पता था शुरू में, बट जब उसे बात करना स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में कुछ गुण उसके पता लगते हैं, कुछ अपने गुण उसको पता लगते हैं। तो संवाद द्वारा भी जो है चरित्र चित्रण होता है। तो पहला तो कौन सा तरीका हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, दूसरा अप्रत्यक्ष हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, संवाद द्वारा। दूसरा कौन सा एक तरीका हो सकता है, कार्य द्वारा चरित्र चित्रण। कार्य द्वारा भी चरित्र चित्रण हो सकता है। पात्र के कर्म उसके नैतिक स्तर और दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं कि उसकी जो काम है, जैसे कि कोई बेसिकली कह सकते हैं कि कोई अच्छे काम करता है ना, और एक जो है बुरे काम करता है, तो इससे भी उनका पता लगता है कि ये किस तरह का व्यक्ति है। ठीक है, नाउ इसके बाद दूसरा है कि अन्य पात्रों की प्रतिक्रिया से भी किसी कैरेक्टर की जो है उसके बारे में पता लगता है कि ये कैरेक्टर किस तरह का है, कि दूसरे पात्र किसी पात्र के बारे में जो कहते हैं उससे भी उसका चरित्र क्या होता है, स्पष्ट होता है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं वैसे। तो निष्कर्ष क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष ये कह सकते हैं अपन कि पात्र कथा की क्या होता है, आत्मा होता है। पात्र जो होता है कथा की आत्मा होता है। सशक्त चरित्र चित्रण के बिना कथा विकास संभव नहीं है, कि बिना चरित्र चित्रण के तो कथा विकास संभव ही नहीं, कथा आगे बढ़ ही नहीं सकती। ठीक है, सो ये आपका हो गया पहला प्रश्न। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है क्योंकि बड़े प्रश्न आते हैं जनरली। ठीक है, अब इसको रिवीजन करने के लिए आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं शॉर्टली यहाँ से। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कथा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, विविधता और यथार्थ प्रदान करते हैं। कथा की विश्वसनीयता भी पात्रों से ही झलकती है ना। संघर्ष और समाधान जो होता है उनके बीच में, पात्रों के अंदर संघर्ष, कथा से तनाव और समाधान भी उनके निकल करके आते हैं। ठीक है, कथा का विकास और परिवर्तन उसमें होता है। पात्रों के अनुभव से उनका विकास और परिवर्तन होता है। चरित्र की गहराई, जैसे कि उसका स्वभाव कैसा, विचार, उसके भावनाएं, उसका व्यवहार का चरित्रण भी इससे हो सकता है। संबंध और संवाद भी इससे स्थापित होता है कि पात्रों के आपसी संबंधों से कथा में रोचकता आती है। प्रेरणा और उद्देश्य भी यहाँ पे नजर आते हैं पात्रों के माध्यम से। तो पात्र क्या है, कथा की क्या है, आत्मा है। पात्रों के लक्ष्य और प्रेरणाएं कथा को दिशा देती है। ठीक है, पात्र कथा को जन्म देते हैं, उसे दिशा देते हैं और पाठक के मन में अविस्मरणीय छाप छोड़ते हैं। तो इस तरह पात्रों का चरित्र चित्रण के बारे में इन पॉइंट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नाउ इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बार बार पूछा गया, देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए प्रश्न है जो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे डेफिनेटली। आपके कम से कम 6 से 7 प्रश्न आते हैं, है ना। जितने भी प्रश्न आते हैं आपके, आप 5 क्वेश्चन आपको 3 से 4-5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, ऐसे में आपको क्या करना है कि कुछ कॉमन क्वेश्चन को तैयार करना है। वही काम मैंने आपके लिए यहाँ पे करा हुआ है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
भरोसे के साथ पढ़ना आपको कि ये चीज़ आएगी डेफिनेटली, है ना, क्योंकि मैं आपको 3-4 क्वेश्चन ही नहीं करवा रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन करवाता हूँ, उनमें से आपको 3-4 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, इतने ही क्वेश्चन तो करने होते हैं आपको, ठीक है। नाउ तो जस्ट गिव अ मिनट, ओके। सो फ्रांसीसी उपन्यास की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए प्रारंभिक स्वरूप पर प्रकाश डालिए, है ना, कि फ्रांसीसी उपन्यास देखो अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग देश में, देश काल में अलग अलग प्रकार के उपन्यास लिखे गए हैं। यहाँ पे फ्रांसीसी उपन्यास की पृष्ठभूमि को बताना है कि प्रारंभिक स्वरूप किस प्रकार का था उसका। तो पहला पॉइंट यहाँ पे कि फ्रांसीसी उपन्यास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी रही है। तो देखो फ्रांस के उपन्यास में सामाजिक और बौद्धिक आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। फ्रांस की क्रांति आप सब जानते हैं ना, फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस की क्रांति में वहाँ के उपन्यास को काफ़ी योगदान रहा, तो फ्रांस की क्रांति को भी यहाँ लिंक कर सकते हो। तो सामाजिक और बौद्धिक आंदोलनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पुनर्जागरण और प्रबोधन काल ने इसकी नींव रखी। फ्रांसीसी उपन्यास पर मध्यकालीन प्रभाव भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है कि प्रारंभिक रूप में रोमांस वाले और वीर गाथात्मक आख्यान लिखे गए थे, कल्पनाएं प्रधान, कथाएं अधिक थी। शुरू में कल्पनाएं ज़्यादा थी, है ना, कि पाठक को आश्चर्य का अनुभव हो, ठीक है। पर धीरे धीरे जब साहित्य को समझ आया कि समाज के लिए योगदान करना ज़्यादा जरूरी है, तो उन्होंने पुनर्जागरण या फिर इनको भी अपना कथा साहित्य या उनका क्षेत्र बनाया। तो पुनर्जागरण काल में क्या हुआ, वो ज़्यादा मानव केंद्रित हो गए, है ना, ह्यूमन सेंट्रिक हो गए, ठीक है। और यथार्थ की ओर उनका झुकाव हुआ कि समाज में तो कुछ और ही चल रहा है, हम रंगरेलियाँ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो कल्पना से निकल करके यथार्थ में आना, उनका ये झुकाव जो है पुनर्जागरण काल में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो 18वीं सदी के बाद 18वीं सदी में उनका अलग एक टच आया था उनके उपन्यासों में। क्या टच आया था कि समाज, नैतिकता और व्यक्तित्व की समस्याओं पर लेखन भी उन्होंने करना स्टार्ट किया। कि उपन्यास में जो लेखन का क्षेत्र होता था वो क्या होता था कि समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं, एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर कौन सी समस्याओं का सामना करता है, और नैतिकता के पर्सपेक्टिव से, नैतिकता के दृष्टिकोण से कौन कौन सी समस्याएं समाज में हैं, तो इनको उपन्यास में जगह दी जाने लगी थी, ठीक है। तो उपन्यास क्या बना था, सामाजिक चेतना का माध्यम बना था। उपन्यास क्या बना, समाज में चेतना, समाज की चेतना को जागृत करने का एक माध्यम बना, ठीक है। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव भी यहाँ देखने को मिलता है वहाँ के उपन्यास पर, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति के आपको सब पता है, आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है ना, पॉलिटी डेफिनेटली पढ़ी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वहाँ पे आपको 3 तत्व देखने को मिलते हैं कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना, जो अपने संविधान में भी वहीं से ली गई है। तो ये यहाँ के उपन्यासों में देखने को मिलती है। साहित्यकारों में जन सरोकारों का अभाव, जन सरोकारों का प्रवेश देखने को मिलता है। जन सरोकारों से मतलब कि गुडविल से रिलेटेड है ना, गुडविल से, कि साहित्य लेखन इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों का भला हो सके, समाज का भला हो सके, है ना। जन सरोकारों का मतलब जनता के मुद्दों को जगह मिली है यहाँ के उपन्यासों में, ठीक है। प्रारंभिक उपन्यास का स्वरूप कैसा था, प्रारंभिक उपन्यास का स्वरूप था कथानक अपेक्षाकृत सरल हुआ करता था। तो ऑब्वियसली बात, शुरू में सरल ही कथानक होगा, पात्र सामाजिक वर्ग के प्रतिनिधि होंगे, ठीक है। इसके बाद यथार्थ की ओर झुकाव भी यहाँ प्रारंभ हुआ, ठीक है। यथार्थ की ओर झुकाव से मतलब कि कल्पना के स्थान पर जीवन की सच्चाइयाँ यहाँ के उपन्यासों में आने लगी, ठीक है। समाज की विसंगतियों का चित्रण भी देखने को मिलता है यहाँ पे। समाज में कुरीतियाँ जो थी, जो प्रथाएं, जो रूढ़ियाँ थी, जो बैड थिंग्स थी, वो भी यहाँ के चरित्रों के अंदर दिखने लगी थी। उपन्यास की शैली किस प्रकार की थी, शैली, चूँकि उपन्यास में तो वर्णन शैली होती है, बट कभी कभी विश्लेषण भी उपन्यास लेकर के आता है। तो वर्णनात्मक शैली और विश्लेषणात्मक शैली, ये दोनों यहाँ पे देखने को मिलती है। अब आपको वर्णन करना तो भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, और विश्लेषण करना तो आपको तार्किक भाषा का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो भाषा स्पष्ट और तार्किक हुआ करती थी, ठीक है। नाउ अब इसका महत्व क्या था, महत्व पर देखेंगे तो देखो, महत्व की बात करें तो फ्रांसीसी उपन्यास ने आधुनिक उपन्यास की दिशा तय की। आधुनिक मतलब अगर आज कोई चीज़ बनी है तो इसका इतिहास तो रहा होगा ना, कुछ तो कुछ। तो इतिहास में जो मोड़ आए उसी के कारण वर्तमान बना, और वर्तमान, ये फ्रांसीसी उपन्यास, इनका भी एक इतिहास रहा। इतिहास में शुरू में उपन्यास किस तरह के थे और धीरे धीरे करके आधुनिक काल में किस तरह के उपन्यास बने। तो ये उपन्यास की दिशा भी इसने तय की, फ्रांसीसी उपन्यास ने, और यूरोपीय साहित्य पर गहरा प्रभाव भी इन्होंने डाला। निष्कर्ष क्या कह सकते हैं, तो निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि फ्रांसीसी उपन्यास की पृष्ठभूमि सामाजिक परिवर्तन से निर्मित है ना, सोशल चेंज से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं कुछ इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा फेमिलियर हैं, अपन सभी इन वर्ड से ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, इसलिए ज़्यादा इनको कनेक्ट करके अपन लिख सकते हैं, याद भी जल्दी चल जाएंगे, इसलिए लिख रहा हूँ। अदरवाइज कोई सेंस नहीं, इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है पेपर के अंदर, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि से रिलेटेड है, और प्रारंभिक स्वरूप में आधुनिक उपन्यास की आधारशिला भी इसने रखी थी। तो ये आपका फ्रांसीसी उपन्यास को लेकर के काफ़ी मोटा डिटेल हो गया है। फ्रांसीसी उपन्यास पर किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो आप लिख देंगे। एक रिक्वेस्ट मैं आपको यहाँ से करूँगा कि आप कुछ फ्रांसीसी उपन्यास, है ना, फ्रांसीसी उपन्यास का नाम नोट कर लें, है ना, और कहीं ना कहीं उनको मेंशन कर लें। 2 या 3 उपन्यास को लिख लें कहीं पे, ताकि आपका आंसर में वजन आ सकेगा, है ना।
आपके आंसर में वजन आ सकेगा। तो ये आप अपने आप से एंड से करेंगे, और आप इस चीज़ को कमेंट में भी लिखेंगे कि मैंने ये 2 उपन्यास के नाम अपने नोट्स में ऐड कराएं और मैं इसको एग्जाम में लिख करके आऊँगा, क्योंकि आप जब लिखोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट हो जाएंगी। ऐसे मैं कह रहा हूँ, आप उसको सुन के छोड़ दोगे तो वो आपके एग्जाम में काम आने वाली नहीं है। एक फ्री का सजेशन है कि आप अभी के अभी जाओ और 1-2 उपन्यास, फ्रांसीसी उपन्यास, फेमस उपन्यास जो है उनका नाम मेंशन करो कमेंट में जाकर के, और अपनी टेबल पे जहाँ आप लिख रहे हो, आपके जहाँ भी नोट्स हो वहीं पे भी उसको लिख लो, ताकि उसको आप इस्तेमाल कर सको। ठीक है। सो तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, ये तो काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि भारतीय उपन्यास को राष्ट्रीय रूपक कहना कहाँ तक उपयुक्त है। राष्ट्रीय रूपक का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय रूपक का मतलब ये है कि कोई भी उपन्यास क्या पूरे राष्ट्र को समाहित करके लिखा जा सकता है क्या? तो ये प्रश्न है अपना, कहाँ तक कहना ये उचित है। इसमें आपका अपना जो है पर्सपेक्टिव, आपका अपना मत प्रस्तुत करना है आपको। ठीक है। नाउ प्रश्न की पृष्ठभूमि कैसी है ये देखेंगे सबसे पहले। तो देखो, भारतीय उपन्यास को कई आलोचक राष्ट्रीय रूपक यानी नेशनल एलिगरी मानते हैं। एलिगरी का मतलब है कि जैसे कि कोई ऐसा उपन्यास, जैसे कि आप गोदान की बात कर लो। ठीक है, गोदान काफ़ी फेमस है। ठीक है, इसके अलावा कोई फेमस उपन्यास का नाम बताओ मेरे को आप, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसे कि मेला आंचल, इतना चूँकि आंचलिक उपन्यास है ये, बट काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये भी। ठीक है, मेला आंचल हो गया। और कौन सा उपन्यास है? और भी बहुत सारे उपन्यास हैं। ठीक है, तो उनके नाम आप ले सकते हो। निर्मला का नाम भी काफ़ी लिया जाता है, और बहुत सारे उपन्यास हैं जिनके आप नाम ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बट ये कह रहा है कि राष्ट्रीय रूपक क्या है। राष्ट्रीय रूपक का मतलब है कि पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर सकता है क्या वो। तो गोदान के अंदर गाँव की प्रश्न भी देखने को मिलती है, यहाँ पे अंचल की प्रश्न भी देखने को मिलती है, निर्मला में स्त्रियों को लेकर के चीज़ें देखने को मिलती है। तो अब ये आंसर कैसे बनेगा? कुछ उपन्यास ऐसे होंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा हॉलिस्टिक देखने को मिलेंगे, जैसे कि विभाजन की त्रासदी पर लिखे गए उपन्यास इस तरह के हो सकते हैं क्या, जहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिले आपको। तो इस तरह के आपको देखने हैं कि इसका आशय ये है कि उपन्यास में चित्रित घटनाएं, पात्र पूरे राष्ट्र की स्थिति का प्रतीक होते हैं, कि पूरे राष्ट्र को वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जैसे कि मेला आंचल में एक प्रतीक है आपका, जहाँ पर कहीं कहीं इन्फिल्ट्रेशन की बात होती है, घुसपैठिए की बात होती है। तो वहाँ पे बावन दास करके एक चरित्र है आपका ना, बावन दास, वो कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट से जुड़ता है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा मानता है, सम्मान करता है उनका। तो इसको आप यहाँ से जोड़ सकते हो। मेलांचल में किसानों की जो समस्याएं थी उनको आप जोड़ कर लिख सकते हो, जहाँ पे यूपी के अंदर जो किसान आंदोलन हुए थे, इनकी प्रश्न यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ जाती है। तो इस तरह आपको सोच के लिखना है। ये मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल दी थी, आप इनको ऐड भी कर सकते हो। ना आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको शायद देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय रूपक के उदाहरण क्या है? सबसे पहले तो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया वैसे भी इसमें। ठीक है, उन्हीं को मेंशन आप कर सकते हो। ठीक है, आपको स्टोरी याद है तब तो आप अच्छे से कर ही सकते हो। नाउ राष्ट्रीय रूपक के उदाहरण क्या है कि रूपक वह साहित्य की विधि है जिसमें कथा व्यापक अर्थ का संकेत देती है। कथा व्यापक अर्थ का, काफ़ी वाइड जो है कथा होती है, उसमें आपको एक लिमिटेड एरिया की कहानी नहीं मिलती है ना, एक लिमिटेड एरिया की कहानी नहीं मिलती है, वो पूरे देश की कहानी मिलती है आपको, पूरे एक समाज की, पूरे एक वर्ग की कहानी मिलती है। ठीक है, तो भारतीय उपन्यासों में व्यक्ति की समस्या अक्सर राष्ट्रीय समस्या का प्रतीक बन जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि कहीं भी किसी भी उपन्यास में गरीबी का जिक्र है तो वो राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ से जोड़ सकते हो आप इसको, है ना। भूखमरी की अगर कहीं बात है तो वो ऑब्वियस सी बात है, राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि बंधुआ मजदूरी की बात है तो वो कहीं ना कहीं उस टाइम पे ज़्यादा रिलेवेंट थी, तो वो भी उस टाइम पे रिलेवेंसी बन सकती है उसकी। ठीक है, सो कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको आप राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय समस्याएं बना सकते हो, जैसे कि बेरोजगारी आज भी समस्या, उस टाइम पे भी समस्या थी, इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एनीवेज, तो भारतीय उपन्यासों में व्यक्ति की समस्या अक्सर राष्ट्रीय समस्या का प्रतीक बन जाती है। यही जो है राष्ट्रीय रूपक के उदाहरण है बेसिकली। नाउ अब ऐतिहासिक संदर्भ की बात करेंगे तो ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? सो औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उपन्यासकारों ने इन संकटों को कथा के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ऑब्वियस बात है कि जो एक उपन्यासकार होगा वो अपनी कथा की पृष्ठभूमि कहाँ से उठाएगा? जो समस्याएं चल रही होंगी उन्हीं से उठाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप जो मैंने उपन्यास ऊपर आपको बताए हैं उनका आप जिक्र यहाँ पे कर सकते हैं। और भी कुछ उपन्यास है जिनको आप यहाँ पे और लिस्ट कर सकते हैं, आपको याद होंगे ऑब्वियस बात है, राइट। नाउ इसके बाद आपको प्रेमचंद के उपन्यासों का जिक्र नहीं होगा तो ये क्वेश्चन पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको जो उपन्यास मिले हैं आपके जो सिलेबस में वो ऑब्वियसली प्रेमचंद के उपन्यास है सारे के सारे। ठीक है, सो गोदान में होरी केवल एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक शोषित भारतीय किसान वर्ग का प्रतीक है। ठीक है, काफ़ी सटीक एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि इनका दूसरे जो इनके उपन्यास है, जैसे कि कर्मभूमि हो गया या रंगभूमि हो गया, ये तो ऑलमोस्ट पूरे किसान समस्या पर ही आधारित है। ठीक है, तो कर्मभूमि और रंगभूमि में राष्ट्रीय चेतना और संघर्ष स्पष्ट रूप से दिखाई भी पड़ता है। ठीक है,
नाउ राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव भी इनके उपन्यासों पर नजर आता है, जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन ने उपन्यास को राष्ट्रवादी दृष्टि दी। स्वदेशी, आत्मसम्मान और बलिदान जैसे मूल्यों को उपन्यासों में उभारा गया। ठीक है, स्वदेशी, आत्मसम्मान और बलिदान जैसे मूल्य उपन्यासों में उभरे। तो ये भी आपका जो है नेशनल एलिगरी का जो है एग्जाम्पल सटीकता से बैठ जाता है कि ये चीज़ भी यहाँ पे आपको झलक मिलती है कि हाँ ये राष्ट्रीय प्रतीक बन जाते हैं और ये नेशनल एलिगरी भी मानी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या हो सकती है, सामाजिक संरचना का चित्रण भी यहाँ देखने को मिलता है कि सोसाइटी का कोई भी वर्ग हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे या असम का हो, या फिर इधर राजस्थान गुजरात का हो, या फिर एमपी का हो, यूपी का हो, कहीं का भी हो, ओबीसी बात है, समाज का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्या है, एक जैसा ही है। ठीक है, जाति, वर्ग, स्त्री स्थिति, ग्रामीण शहरी विभाजन ये सब जगह मौजूद थे, तो सामाजिक संरचना का चित्रण भी देखने को मिलता है। ये सभी राष्ट्र की व्यापक संरचना का रूपक भी बनते हैं। ठीक है, हर पूरे राष्ट्र में हर जगह यही स्थिति है, स्त्रियों की स्थिति वही है। ठीक है, यहाँ पे किसान की स्थिति वो सेम टू सेम है। ठीक है, तो इस तरह क्या बन जाते हैं, रूपक बन जाते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशन है। राष्ट्रीय रूपक कहा तो जा सकता है, बट यहाँ पे इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ सीमाएं भी हैं इसकी। क्या है वो सीमाएं, कि सभी भारतीय उपन्यास राष्ट्रीय रूपक नहीं होते हैं, कि कुछ उपन्यास तो हो जाते हैं बट सारे उपन्यासों को राष्ट्रीय रूपक नहीं माना जा सकता है। आधुनिक और उत्तर आधुनिक उपन्यास अधिक व्यक्तिगत और आत्मकेंद्रित है। आधुनिक और उत्तर आधुनिक उपन्यास जो है अधिक व्यक्तिगत और आत्मकेंद्रित है। आधुनिक पर्सपेक्टिव क्या कह सकते हैं आप इसके बारे में। ठीक है, कुछ देखो लिमिटेशन बतानी पड़ेगी। जब आपको आपका मत अपना वो जानना चाह रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि आपका अपना मत बताइए, तो आपको दोनों तरफ बताना है। आपका मत ये नहीं होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, आपको थोड़ा सा यूँ बताना चाहिए कि कुछ लिमिटेशंस तो है। कुछ उपन्यास पर्टिकुलरली एक जगह लिमिटेड होते हैं, वो सारा राष्ट्रीय रूपक भी नहीं बन सकते। राइट, व्यक्तिगत और आत्मकेंद्रित आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आज के उपन्यासों में वैश्वीकरण, निजी पहचान और मानसिक संघर्ष प्रमुख है। जैसे कि आज के उपन्यास क्या है, वैश्वीकरण, निजी पहचान और मानसिक संघर्ष में प्रमुख है। तो आधुनिक पर्सपेक्टिव इस प्रकार का है जहाँ पर व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याएं, उनकी मानसिक उलझनें ज़्यादा है। तो यहाँ राष्ट्रीय रूपक की उदाहरण क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। भाई मानसिक संघर्ष तो ऑब्वियस बात में शहरों में रहने वाले लोगों में ज़्यादा होता है ना, क्योंकि उनकी अपनी समस्याएं हैं। निजी पहचान, जैसे कि प्राइवेसी का खतरा है, तो प्राइवेसी का खतरा जो लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं उनको ज़्यादा होता है। ठीक है, बाकी लोगों को तो प्राइवेसी का मतलब ही नहीं पता होता है, मतलब पता भी होता तो वो इसको इतना सीरियस नहीं लेते। और ग्लोबलाइजेशन के कारण किसको समस्या नहीं, बहुत सारे लोगों को समस्या है। तो ये पर्सनल चीज़ों पर भी आ जाते हैं। तो राष्ट्रीय रूपक कहीं ना कहीं यहाँ पे लिमिट उदाहरण क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है। ठीक है, ना आलोचनात्मक दृष्टि से क्या देखेंगे कि राष्ट्रीय रूपक की संकल्पना उपयोगी है पर सार्वभौमिक नहीं है। इसे ऐतिहासिक संदर्भ में ही समझना चाहिए। निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं कि भारतीय उपन्यास को एक वैश्विक कालखंड में राष्ट्रीय रूपक कहना उपयुक्त है, परंतु सभी कालों और सभी उपन्यासों पर यह उदाहरण लागू नहीं की जा सकती। ठीक है, कि कुछ उपन्यासों में है, कुछ कालों में भी है, बट सभी उपन्यासों पर यह उदाहरण लागू नहीं की जा सकती और सभी टाइम फ्रेम में ये नहीं हो सकता। राइट, जैसे कि आज के पर्सपेक्टिव में राष्ट्रीय रूपक नहीं बन सकते कोई भी उपन्यास, कुछ लिमिटेड, कुछ पर्टिकुलर समस्याओं पे केंद्रित है वो। ठीक है, या किसी व्यक्ति विशेष अपने लिए लिख रहा है वो उपन्यास। राइट, सो इस प्रकार आपको निष्कर्ष में लिखना है। राइट, आपको समझा होगा मोटा मोटा खाका किस तरीके का है। ठीक है, नाउ इसके बाद फोर्थ प्रश्न आपका, स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में प्रेमचंद के उपन्यासों पर विचार कीजिए। अब देखो मैंने आपको प्रेमचंद के उपन्यास के बारे में आपको 2-3 प्रश्न ऊपर भी बताए हैं। ठीक है, इनका आंसर को अपन फटाफट से देखेंगे। जैसे कि प्रेमचंद और स्वाधीनता आंदोलन। प्रेमचंद का रचनाकाल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से गहराई से जुड़ा हुआ है। वे साहित्यकार नहीं बल्कि सामाजिक राष्ट्रीय चिंतक भी थे। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति यहाँ देखने को मिलती है कि प्रेमचंद के उपन्यासों में परोक्ष रूप से राष्ट्रीय आंदोलन की भावना व्याप्त है। उन्होंने राजनीति से अधिक समाज को अधिक केंद्रित रखा है, कि समाज का जिक्र उनके उपन्यासों में ज़्यादा है, न कि राजनीति का। ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तीसरा पॉइंट क्या है, कर्मभूमि का जिक्र कर दो यहाँ पे, कि स्वतंत्रता, संघर्ष और सामाजिक सुधार का समन्वय यहाँ पे इन्होंने किया है, दो चीज़ों को जोड़ा है। सत्याग्रह, त्याग और सेवा की भावना यहाँ के इन उपन्यासों में दिखती है। ठीक है, रंगभूमि का भी जिक्र यहाँ पे कर सकते हो कि औपनिवेशिक पूंजीवाद का विरोध इन्होंने किया है। देखो महात्मा गांधी और प्रेमचंद की जो विचारधारा है ऑलमोस्ट क्या है, सेम टू सेम है। ठीक है, तो प्रेमचंद की विचारधारा, क्योंकि महात्मा गांधी भी पूंजीवाद के विरोधी थे और प्रेमचंद भी ऑलमोस्ट पूंजीवाद के विरोधी थे, क्योंकि महात्मा गांधी को ही इन्होंने आदर्श माना था, महात्मा गांधी को ही प्रेमचंद ने आदर्श माना था। तो ये रंगभूमि में जो औपनिवेशिक पूंजीवाद का ये विरोध करते हैं। अंधे सूरदास नाम का एक कैरेक्टर होता है इस उपन्यास के अंदर, का संघर्ष भारतीय जनता के प्रतिरोध का प्रतीक है। ठीक है, गोदान का जिक्र कर दो यहाँ पे। जब उपन्यास के बारे में प्रश्न पूछा गया तो ऑब्वियस बात आपको उपन्यासों के बारे में जिक्र करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है,
सो उपन्यास के बारे में जो जो आपको पता है वो सारा लिख देना है आपको यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि गोदान के अंदर किसान का जीवन का यथार्थ चित्रण यहाँ पे किया गया है। आर्थिक शोषण को राष्ट्रीय समस्या के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। राजनीतिक चेतना भी यहाँ देखने को मिलती है, बट प्रेमचंद प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक नारेबाजी से बचते हैं। वे जनता की मानसिक और नैतिक तैयारी पर बल देते हैं कि जनता को तैयार करना उनका काम है, न कि राजनीति का बखान करना, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता को भी ये जिक्र अपने उपन्यासों में जगह देते हैं, जैसे कि जाति प्रथा, स्त्री शोषण, अंधविश्वासी आलोचना का भी जगह देते हैं। प्रेमचंद मानते थे कि सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। पात्रों की भूमिका भी यहाँ पर काफ़ी नजर आती है कि इनके पात्र किस प्रकार के होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो लेखक समाज को लेकर के सजग है, समाज को लेकर के ही अपने उपन्यासों की रचना करता है, तो उनके पात्र कौन होंगे, उनके पात्रों में कौन कौन होंगे, किसान होंगे, मजदूर होंगे, स्त्रियाँ होंगी, कभी कभी दलित वर्ग का जिक्र भी ये करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सदगति जैसी कहानियों में आपको देखने को मिलता है ना, कफन जैसी कहानियों में आपको देखने को मिलता है, तो ये कहानियों का जिक्र भी आप यहाँ पे कर सकते हो। लिखने की कला आपके अंदर आनी चाहिए। कुछ लिखना तो लिख तो कुछ भी सकते हो, बट आप में वो कला होनी चाहिए कि मैं उस चीज़ को जस्टिफाई कर पा रहा हूँ, उस चीज़ को लिख करके मैं न्याय दिला पा रहा हूँ कि हाँ, ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ वो एकदम सही है। क्योंकि लिखना एक कला है, जब आप लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक सूझने लगेंगी, राइट। सो ये पात्र राष्ट्रीय आंदोलन की जमीनी शक्ति है, तो ये भी आपको पता है, सब जानते हैं इस चीज़ को, राइट। अब भाषा शैली कैसी होगी। अब देखो यार, जब ये आम जन के बारे में लिख रहे हैं तो आम जनता की भाषा कैसी होती है, सरल होती है, जनसाधारण की भाषा होती है, संवेदनात्मक होती है और यथार्थवादी शैली होती है। वो नग्न सच को लिखते हैं, जो दरअसल ज़मीन पर है उसको लिखेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया कि प्रेमचंद का शुरुआती रचना काल जो ऐसा था जहाँ पे वो यथार्थ को छोड़ करके क्या आदर्शवादी रचनाएं लिखते थे। आदर्शवादी मतलब जिसमें लास्ट में जाकर के सब कुछ ठीक हो जाता है। बट प्रेमचंद के अपने मैच्योरिटी काल में जब वो परिपक्व हो चुके थे, अपने लेखन के अंतिम काल में वो यथार्थवादी रचनाएं लिखते थे कि जो दरअसल ज़मीनी हकीकत है वही उनके उपन्यासों में लिखे, नहीं कि हमेशा गुलबहार खिला रहे वैसा लिखें, ठीक है। तो समाज की जो सच्चाइयाँ थी उनको यहाँ पे उन्होंने लिखना स्टार्ट करा था। शुरू में वो इस तरह की गोलू मोलू सी गाने लिखते थे, ठीक है। सो ये आपको ये प्रेमचंद जी के बारे में आपको ये पता लगेगा कि उनकी जो रचनात्मक शैली थी वो यथार्थवादी शैली थी, राइट। निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि प्रेमचंद के उपन्यास स्वतंत्रता आंदोलन की सामाजिक आत्मा है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण को मानवीय और नैतिक आधार भी प्रदान किया। उन्होंने राष्ट्र निर्माण को मानवीय नैतिक आधार भी यहाँ पे जो है प्रदान किया है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण के अंत संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण के अंत संबंधों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो एक तो राष्ट्रीय चेतना, एक है नवजागरण। इनके बारे में जो इनके बीच में जो रिलेशन है उस पर आपको जो है क्या डालना है, प्रकाश। मतलब इनको आपको दोनों को लिंक करके बताना है, इनमें क्या समानताएं थी, क्या अलग थे, किस तरह से डिफरेंट थे, ठीक है। फटाफट से पॉइंट देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आता कि आपको कंटेंट सारा डिलीवर हो सके और आपको एक मिसिंग आउट का फीलिंग नहीं रहे, राइट। तो राष्ट्रीय चेतना का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो ये चीज़ है कि राष्ट्रीय चेतना का अर्थ है किसी राष्ट्र के प्रति सामूहिक बोध, आत्मसम्मान और एकता की भावना। यह चेतना राजनीतिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी हुई होती है। जबकि नवजागरण के उदाहरण क्या है कि नवजागरण के अंदर समाज में नई चेतना, विचार और मूल्यों का उदय होता है। नई चेतना आती है, नई विचार आते हैं, नई मूल्यों का उदय होता है। भारत में नवजागरण 19वीं शताब्दी में सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों के रूप में विकसित हुआ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी है कि अंग्रेजी शासन, पश्चिमी शिक्षा, आधुनिक विचारों के प्रभाव के कारण नवजागरण का जन्म हुआ। राजा राममोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे चिंतकों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। इनके बीच में संबंध क्या था? भारतीय समाज को आत्मचिंतन के लिए इन्होंने प्रेरित किया। दोनों ही चीज़ों ने, नवजागरण ने भी और राष्ट्रीय चेतना ने भी, सामाजिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय एकता की नींव भी इन्होंने रखी। सामाजिक सुधारों में आप सब चीज़ों का जिक्र कर सकते हो। सती प्रथा उन्मूलन, नारी शिक्षा, जाति भेद का विरोध, इन सुधारों ने समाज को आधुनिक और प्रगतिशील बनाया। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जिक्र भी यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि भारतीय भाषाओं का उन्होंने पुनर्जागरण किया या भारतीय भाषाओं को ज़्यादा तवज्जो दी। भारतीय भाषाओं में साहित्य लिखा, संस्कृति के प्रति गर्व की भावना भी उन्होंने जगाई। स्वदेशी संस्कृति का पुनर्मूल्यांकन भी किया गया कि हमारी जो संस्कृति है उसमें कौन कौन से अच्छे मूल्य हैं, उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाए। उसमें जो चीज़ें अच्छी हैं उनको बिल्कुल संरक्षित करा जाए, जो चीज़ें पुरानी हो चुकी है, जो चीज़ें आज काम नहीं कर सकती, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कि नवजागरण ने जनता को बौद्धिक और नैतिक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार किया। राष्ट्रीय चेतना को व्यापक जन समर्थन भी मिला। साहित्य की भूमिका भी यहाँ नजर आती है आपको कि साहित्य, देखो ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि नंबरिंग लिखी हुई, इन पॉइंट्स को सबसे पहले आप ध्यान रखना कि अच्छा साहित्य वाला पॉइंट बनाना, एक परस्पर पूरकता का पॉइंट बनाना, इस तरह के जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट बनाए, ये सारे के पॉइंट आप बना के लिखोगे। नवजागरण ने राष्ट्रीय चेतना को दिशा दी। राष्ट्रीय चेतना ने नवजागरण को व्यापक उद्देश्य भी प्रदान किया। निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से कौन राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण एक दूसरे गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों ने मिलकर आधुनिक भारत में निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। नाउ
अब देखो कुछ कुछ उपन्यास, कुछ कुछ क्वेश्चन आपकी जो है यहाँ पे आप इनको रीड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये इतनी आसान लैंग्वेज में लिखे हैं, जो मैंने आपको अभी आधे घंटे में जो पढ़ाया है ना, उसी के आधार पर आपको इन चीज़ों को यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। PDF आपको जो मैंने बताया वहाँ पे आपको मिल जाएगी, यहाँ पे जाकर के आप इन चीज़ों को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पेपर, राइट। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। आप खुद भी पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखो इसमें ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन है, आपको वो पढ़ लो कि इधर उधर का कुछ भी नहीं पढ़ना है, डेफिनेटली कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। और इतनी ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आपको कोई समस्या नहीं। आपको कोई और भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली मेरे को आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। धन्यवाद। और व्हाट्सएप चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि 7 दिन का बोला है, बट 7 दिन का जरूरी नहीं कि 7 दिन ही हो, वो आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मेरे से डायरेक्ट कंटेक्ट भी कर सकते हो। बाकी कमेंट का रिप्लाई तो मैं डेफिनेटली सबके देता हूँ, तो वहाँ कोई इश्यू नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।